बेसिकली नेचर का मतलब यहाँ पे वही है कि किस तरीके के बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा, ठीक है ना, उसी के ऊपर हमारा ध्यान नेचर ऑफ द कार्बन एटम, क्योंकि पूरी एक ब्रांच है कार्बन की केमिस्ट्री के लिए, तो थोड़ा बहुत तो हमें कार्बन के एटम की बात करनी पड़ेगी ना। तो अब कार्बन एटम की जो नेचर है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। शायद लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिटर्मिन करती है किसी भी एलिमेंट के, पढ़ा था ना, थोड़ा थोड़ा याद होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रल कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये आई थिंक आपको लास्ट ईयर से भी याद होगा, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो यू माइट हैव लर्नड लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर आपने एक शायद बोर्स ब्यूरी स्कीम पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में पढ़ी थी, कुछ रूल्स इसमें बताए थे बोर ब्यूरी स्कीम के अंदर, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल जिसका शेल नंबर है n, उसमें 2n² हो सकते हैं, याद है, कुछ और भी रूल्स थे। तो आपने उस मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो मेथड है एटम के अंदर, नहीं क्या कंसेप्ट था, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, किसने प्रपोज किया था ये आइडिया सबसे पहले, नील्स बोर, थोड़ा बहुत शायद याद होगा अपने आपको 9th में से। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कार्बन की कन्फिग्रेशन है बस, तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, इसमें K रिप्रेजेंट्स द शेल हुज शेल नंबर इज़ 1। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि n को कई बार हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, वो बताएंगे क्यों, अभी बताऊंगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम वर्ड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर, ठीक है, या तो शेल नंबर बोल लो, वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, जितना आपने 9th में पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो कार्बन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, K शेल में 2 और नेक्स्ट जो शेल होता है L, उसके बाद M होता है, फिर N होता है, याद है ना थोड़ा बहुत तो। लेकिन बोर ब्यूरी स्कीम के आधार पे आप अराउंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक की करेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, उसके आगे फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो देयर इज़ अ even more correct or more precise way of writing electronic configuration, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर किस सिचुएशन में है, कहाँ कहाँ पर है, ये बताने का और भी एक बढ़िया तरीका है, जिसको हम बोलते हैं ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग स्कीम। तो क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कीम बोल लो या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल लो। तो जब हम ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं तो देन वी गेट अ मोर बेटर मेथड विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस क्या होंगे। कुछ बच्चों ने वो पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल स्कीम होती है उसमें हर शेल के साथ सब शेल्स और ऑर्बिटल्स एसोसिएट होते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे ये ऑर्बिटल नोटेशन वर्ड यूज हुई है। इसमें जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, सीख लेना, फर्स्ट नहीं, और फिर ये एस एक सब शेल होता है और उस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। तो ये शेल है, ये सब शेल है और फिर उसमें एक ऑर्बिटल है। अब जैसे ये 2p हमने जो लिखा है इसमें, तो ये आपका शेल है और p उसमें एक सब शेल है और p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आगे, नहीं क्या क्या बोलते हैं उनको, कैसे कैसे डिनोट करते हैं, px py pz करते हैं ना ऐसे। तो अभी आप लोगों को ये कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। लेट इट बी अ इंट्रोडक्शन, अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th। बाकी अगर आपको ये पता लगाना है कि कार्बन की कन्फिग्रेशन की ये स्कीम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप वो देख लेना, क्वांटम मैकेनिकल फिलिंग स्कीम क्या कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इनका NSCGS का एग्जाम है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा 1-2 पॉइंट्स, और प्लस हमारे को 10th में भी कुछ चीज़ें आएंगी उसमें हेल्प कर देगा। तो बेटा मेन बात क्या है, एवरी शेल हैज़ एसोसिएटेड विद इट सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स ऐसे बोलते हैं, ऑर्बिटल्स आर व्हाट आर ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत हम ऑर्बिटल वर्ड का मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमने 9th में पढ़ा है उसके बेसिस पे कार्बन एटम को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, जो 9th में हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कार्बन एटम को ऐसे दिखा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ना, तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, नहीं, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज दी वैलेंस शेल और नॉट। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। और
आपने और भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, थोड़ी बहुत फिलिंग स्कीम्स आपने 9th में पढ़ाए होंगे, ऐसी डायग्राम्स बना के दिखाते हैं एटम को। इसमें ये वाला जो सर्कल ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो ब्लैक ऐसे सर्कल है इसको ऑर्बिट बोल देते हैं या शेल बोल देते हैं। तो एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो मॉडल है ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है 9th तक, मे बी इवन 10th तक भी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ द एटम। देखो पहले तो आपको ये समझना है एटम के लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें जो साधारण लाइफ में जो चीज़ें दिखती हैं, ये पंखा, टेबल, चेयर, रोशनी, अंधेरा, उन टर्म्स में हम इतने स्मॉल पार्टिकल्स जो एटम्स हैं उनको नहीं समझ सकते। उनके अंदर जो दुनिया है उसके अंदर जो रियलिटी है और जिसको हम रियलिटी समझते हैं आम जो हमें दिखता है 5 सेंसेस से, उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड उस दुनिया को, हम इस दुनिया की टर्म्स में नहीं समझ सकते, ये बोल सकते हो आप। तो ये बड़ा ट्रिकी सी चीज़ है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऐसे सर्कल में दिखाना ही इनकरेक्ट है। वी कैन नॉट शो द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय अ प्रिसाइज सर्कल कि इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है, क्योंकि इस पिक्चर से तो यही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे कुछ चल रहा होगा। तो दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर बिकॉज द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम कैन नॉट बी फाउंड। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल, एक पॉइंट से भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव इन द एटम। अब वेव को तो हम ऐसे पॉइंट से दिखा नहीं सकते ना, पार्टिकल को या पॉइंट ऑब्जेक्ट को या स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को या पॉइंट से दिखाते हो। तो ये पिक्चर इसलिए इनकरेक्ट है, या तो कह लो मिसलीडिंग है, कह लो इनकरेक्ट है। करेक्ट पिक्चर जो हमें मिलती है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से मिलती है। जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम समझते हैं, देन वी गेट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द एटम। लेकिन इसमें पिक्चर किस चीज़ को बोलते हैं? नहीं, पिक्चर मतलब जो हमें दिखे, हम समझ सकें, जिसको विजुलाइज कर सकें, ठीक है। लेकिन विजुलाइजेशन बड़ी मुश्किल है। अगर हम विजुलाइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ गलतियाँ आएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि हर शेल के साथ एसोसिएटेड कुछ सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के साथ एसोसिएटेड कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑर्बिटल्स आर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से नहीं दिखा सकते, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसको हम ऐसे सर्कल से नहीं दिखा सकते, इनकरेक्ट है। तो बेसिकली एवरीथिंग about every information about the electron in an atom, it is obtained from something called as a wave function. इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन होता है जो कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जैसे पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल देते हैं पॉलिनोमियल को। तो वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन होता है, और ऐसा बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि वेव फंक्शन से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जिसको ऐसे नहीं दिखाना, तो कैसे दिखाना है वो भी थोड़ा सा बात करेंगे। वेव फंक्शन में इलेक्ट्रॉन की क्या इसमें एग्जिस्टेंस है एटम में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन से हमें मिलती है। अभी तो आपको पता नहीं वेव फंक्शन क्या होता है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, मतलब ये एक रियल फंक्शन नहीं है। जिन बच्चों को 11th की मैथ्स आती है, इट इज़ नॉट अ रियल फंक्शन बट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। याद है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस ले सकते हैं, याद है कुछ, और मॉडुलस का स्क्वायर करते हैं, और मॉडुलस का स्क्वायर द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट ऐसे भी लिखते हैं, याद है कुछ ये चीज़। तो वैसी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और वेव फंक्शन को ना कई बार z से ना, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इट इज़ नॉट अ रियल फंक्शन। जिन बच्चों को रियल नंबर्स के बारे में पता है शायद उनको पता हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक नंबर्स होते हैं। चलो, और ये जाए, ठीक है, इससे कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का हम जाए लिखते हैं वेव फंक्शन, और वो वेव फंक्शन में सारी ऑब्टेनेबल इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे आपको हो गया, आपके आधार कार्ड में आपकी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी तो नहीं होंगी, चौथी क्लास के नंबर तो नहीं होंगे, पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बायोमेट्रिक डेटा फॉर एग्जांपल विच आइडेंटिफाई यू एज अ फंक्शन, एज अ पर्सन। तो वेव फंक्शन इज समथिंग, सम मैथमेटिकल फंक्शन विच हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। लेकिन वेव फंक्शन को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाते हो, नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ बनाए, किसी का ग्राफ क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक ग्राफ आता है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके भी ग्राफ्स या प्लॉट्स बना सकते हैं जिसमें हम x और y एक्सिस के ऊपर कुछ रखें। बट वो जब आप उन प्लॉट्स को देखोगे तो मतलब उनको देख के आपको कोई ज़्यादा विजुअली अपीलिंग पिक्चर नहीं बनेगी कि आपकी पिक्चर आ गई माइंड में कि इलेक्ट्रॉन ये ऐसा है, एटम के अंदर ये सिचुएशन है। यू विल नॉट कम टू नो अबाउट दैट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं पिक्चर करेंगे, तो कैसे पिक्चर करेंगे, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।
तो उसके लिए ना वेव फंक्शन से हम कुछ ऐसे कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम मॉडुलस का स्क्वायर बोलते हैं वेव फंक्शन की. दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब क्या, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास किसी भी पॉइंट के आसपास एक छोटी सी वॉल्यूम में, छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना, एग्जैक्टली हम पाथ नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है एटम में किसी भी टाइम पे नहीं बताया जा सकता. वी कैन ओनली गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट. सो दिस इज वेरी ट्रिकी. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये दिखा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे. हमें पता ही नहीं वो यहाँ है, तो पाथ कैसे बनेगा, रास्ता कैसे बनेगा उसका. तो वी कैन, यूजिंग द वेव फंक्शन, वी कैन compute the value of xi modulus squared, which can be used. I'm not saying this is equal to, but it can be used to find the probability of finding the electron at any point around the nucleus. So at the most हम इलेक्ट्रॉन की किसी भी पॉइंट पे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. और हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी तो इससे 10 किलोमीटर दूर भी जीरो नहीं होगी, पर बहुत कम हो सकती है. ठीक है, तो नहीं तो एटम तो 10 किलोमीटर दूर तक ही चलता रहता. एटम तो बहुत टाइनी होते हैं, हमें पता है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस के साथ तो कम होगी, डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी, बट जीरो तो नहीं होगी. ठीक है, ये भी सोचना चाहिए. तो ये जो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालते हैं, हम उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग डॉट्स लगा सकते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे डॉट्स लगा के दिखा दें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के होने का चांस ज़्यादा है. सपोज हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की 99.9% प्रोबेबिलिटी है, हम सिर्फ वहाँ पे डॉट लगाएंगे. मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम होगी तो हम वहाँ पे डॉट ही नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे ये तो बहुत कम होगी. तो हम अगर सिर्फ वहाँ डॉट्स लगाएं जहाँ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 99.9% प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल, मतलब हम चूज़ कर लेते हैं कटिंग के लिए एक फैक्टर रख लेते हैं कि इतनी परसेंट जहाँ प्रोबेबिलिटी है उसी को डॉट लगा के दिखाना है. तो डॉट लगा के दिखाने का मतलब क्या, मैं बताता हूँ. देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा डॉट्स आएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ कम डॉट्स आएंगे. मान लो मैंने यहाँ पे कोई डॉट्स ही नहीं दिखाए इस जगह में, बीच वाली जगह में, यहाँ दिखाए हैं, बीच वाली जगह में नहीं दिखाया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. मतलब हो सकता है डॉट्स हैं पर वो बहुत दूर दूर है ना, ये दूर दूर हो गए. तो मतलब इफ़ वी प्लॉट द डॉट्स या इफ़ वी ड्रॉ द डॉट्स according to where the probability of finding the electron is more in the atom, then and we suppose we choose that approximately हम 99.9% वाले probability वाली जगह को ही प्लॉट करके दिखाएंगे, तो हमारे पास एक शेप इमर्ज करती है, एक पिक्चर इमर्ज करती है. ठीक है, इस तरीके की कुछ पिक्चर्स इमर्ज करती हैं. पहले इस पे ध्यान दो. देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ये जो पिक्चर्स आ रही हैं, we call these pictures as orbitals. एक्चुअली ये भी ऑर्बिटल्स नहीं है रियली में, ये भी ऑर्बिटल्स की एक ऐसी प्रेजेंटेशन है, एक ऐसी पिक्चर है जो हमारा माइंड समझ सकता है, क्योंकि रियली उस वर्ल्ड में क्या रहा है वो तो हम समझ नहीं सकते. रियली उस वर्ल्ड में क्या घटित हो रहा है उसको हमारी 5 सेंसेस फील नहीं कर सकते, और फील कर भी लें तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा मे बी, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग और फैंटास्टिक विच वी कांट सी. तो मैथमेटिक्स हम उसका बिल्कुल प्रिसाइज स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वेव फंक्शन को या ऑर्बिटल को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करोगे तो फिर माइंड में कोई पिक्चर नहीं आएगी. हमको अच्छी लगती है ह्यूमन बींग्स को पिक्चर्स, जिससे हम कुछ विजुलाइजेशन कर सकें, देख सकें. ठीक है, जिसको आप देख सकते हो वो आपको याद हो जाता है. तो ये दिख रहा है आपको, इसमें नोड लिखा है. नोड इज़ अ पॉइंट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो ही हो जाती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की. तो वहाँ पे वाइट पैच है, मतलब वहाँ डॉट्स आई नहीं. ये ब्लू कलर के डॉट्स लगाए हैं, यहाँ इन्होंने किसी पार्ट में येलो कलर के डॉट्स, यहाँ देखो ये. अब ये जो शेप ऐसी क्यों आई, क्योंकि यहाँ डॉट्स जो है वो बहुत दूर हैं. इतने दूर होने चाहिए डॉट्स, यहाँ पे इतने दूर होने चाहिए कि हमने वहाँ डॉट्स लगाए नहीं, क्योंकि वो 99.9% से कम प्रोबेबिलिटी, मतलब 0.1% से भी कम प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की. समझ रहे हो? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ डॉट्स ही ना लगाओ. तो ये शेप, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर है. इनफैक्ट आप इसको एक तरीके से इलेक्ट्रॉन मान सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. आप ये नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ. इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं है. जब वो इस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, ये pz ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ डॉट. द बेस्ट वी कैन डू, हम इलेक्ट्रॉन को एक इस क्लाउड की फॉर्म में, ये इसका लोब है, ये s सब शेल है, ये स्फेरिकल होते हैं. ठीक है, ये 2s है, इसके अंदर यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, इसमें और भी ज़्यादा नोड्स हैं.
तो बेसिकली हम जो समझना चाहते हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल में इस तरीके से बलून टाइप, जो आपको इनको लोब्स बोलते हैं, और ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है कई बार, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो एन ऑर्बिटल बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर 99.9%, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई फिक्स नहीं है 99.9, कोई कहेगा नहीं जी 98% से मैं ग्राफ बनाऊंगा, डॉट्स लगाऊंगा, 2% को छोड़ दूंगा, तो उसकी भी ऐसी लगभग शेप आएगी। तो वेयर दी, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो अब यही इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम स्पेस में स्मीयर्ड आउट, फैला हुआ मानते हैं, और जहाँ पे इस क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन के होने का चांस ज़्यादा है। सो इट इज़ वेरी ट्रिकी व्हाट द इलेक्ट्रॉन इज डूइंग। सो व्हाई वी शुड बॉदर अबाउट दीज ऑर्बिटल्स। फिर से बता रहा हूँ, ये ऑर्बिटल्स की वो पिक्चर है जो हमें विजुअली अपील करती है, वरना तो ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स लिखेंगे तो ये कुछ नहीं दिखेगा हमें। तो ये ऐसी डी सबशेल की शेप्स हैं, अलग अलग सबशेल्स हैं, डी के कई सारी सबशेल्स हैं, 5, उनकी सबकी अलग अलग शेप्स हैं। फिर किसी दिन समझ लेना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स होती हैं उनको समझने में ये कई बार हमें हेल्प कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड as occupying these orbitals, and these are sometimes called as electron cloud. The density of electron cloud is more where the electrons is more likely to be, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की probability फाइंड करने की ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा डेंसर क्लाउड बनेगा। अब बेटे ये हमारा 10th वाला सिलेबस है, वो एक छोटा सा अभी जो मैंने 10 मिनट्स बताया, दिस इज ऑल थोड़ी सी आपको सिचुएशन बताने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वो वाली पिक्चर गलत क्यों थी जो हमने पहले देखी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन मोतियों की तरह से तारों में टंगे हुए हैं। इट इज़ टोटली स्लाइटली नॉट अ करेक्ट पिक्चर, तो हमें एक फील होनी चाहिए। ओके, अब बेटे देखो, कार्बन एटम ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स भी बना सकता है, आयंस भी बना सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं। अब ऐसा क्यों है, मतलब ज़्यादातर कोवलेंट क्यों बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? बिकॉज ये हमने कन्फिग्रेशन लिखी थी, अगर हम पुराने वाली कन्फिग्रेशन देखें तो अगर कार्बन ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो then it will become a C4 plus ion, but to remove electrons energy is required, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आमतौर पे केमिकल रिएक्शंस में मिल नहीं पाती है, तो C+4 आयन का बनना बड़ा मुश्किल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बन जाता है पर ऑर्गेनिक में नहीं मिलेगा आपको। व्हाई इट शुड फॉर्म दिस, बिकॉज इसको अपनी कन्फिग्रेशन अगर हीलियम की तरह से बनानी है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, और अगर इसको अपनी कन्फिग्रेशन नियॉन की तरह से बनानी है तो इसको 4 गेन करने पड़ेंगे। It has to gain 4 more, but then it will become a C4 minus ion. This is also not energetically possible. आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि कार्बन के एटम का साइज स्मॉल होता है, उसका न्यूक्लियस स्मॉल होता है, और वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, एंड व्हेन दे रिपेल द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो एनर्जेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू आइदर फॉर्म C+4 आयन और C4 माइनस आयन। तो इसलिए कार्बन को अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस, या आप ये कह सकते हो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन, कार्बन को अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए इट हैज़ टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कई बार ये आयंस बना देता है, तो ये नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है वो आयंस, ठीक है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट, बिकॉज C4 प्लस आयन और C4 माइनस आयन आना मुश्किल है, तो वो शेयरिंग करके अपनी स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करता है, दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो अब कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड करने की कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है, ठीक है। कार्बन एटम इज नॉट वेरी बिग इन साइज, इट इज स्मॉल, यू कैन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 6, तो इट इज अ स्मॉल एटम। तो जब ये दूसरे एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मैंने टर्म्स लिखी हैं, 10th के लिए नहीं है, जो नोट्स आपको देंगे आपको उसके अकॉर्डिंग करना है 10th में। तो एफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप, एक्चुअली जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ता है। अभी आप ये 10th के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि कार्बन एटम दूसरे किसी भी एटम, या तो दूसरे कार्बन एटम या लेट्स से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर इनके साथ जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज लार्जर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दोनों एटम्स के बीच में पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की। फिर कार्बन क्या करता है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब फॉर एग्जांपल कार्बन अपने ही साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, और इस बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता है और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होता है।
तो मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं, वाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, बिकॉज ये एटम अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है. व्हेन दे कम क्लोज एंड फॉर्म अ बॉन्ड, दे गो टू अ स्टेट ऑफ मोर स्टेबिलिटी. नहीं, एक तरीका उसके बारे में सोचने का है कि बाय अचीविंग अ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. दूसरा तरीका ये सोचने का है कि जब ये दोनों एटम्स दूर दूर हैं, इसको हम एक सिस्टम बोलते हैं, तो इस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है, और जब ये पास आके बॉन्ड करके, ठीक है, मान लो अभी हम मेजर कर सकते हैं, वैसे मेजर करना मुश्किल है, मान लो सिस्टम की एनर्जी है E, लेकिन जब ये पास आ जाएंगे, ठीक है, तो इसकी एनर्जी, मतलब जब ये बॉन्ड बना लेंगे, पास आने का मतलब क्या है कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब उसी सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, उसमें से कुछ, ये जो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहीं जाएगी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, तो एनर्जी बिकम्स लेसर फॉर द सिस्टम. ठीक है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन में सिस्टम चला जाता है. यही तो बॉन्डिंग का मतलब होता है. तो जब कोई बॉन्ड बनता है तो कितनी एनर्जी निकल के एनवायरनमेंट में गई, हम उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, और जितना ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है. समझ रहे हो? तो ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी रिलीज इज मोर. हाउ वी मेजर बॉन्ड एनर्जी वो बाद में समझेंगे, अभी मैंने आपको रफली बताया. और क्योंकि ये या एक और चीज़ अभी आपको इसमें आगे बताएंगे, जब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई. इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के इंक्रीज होने को कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. तो इसमें क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, और इसकी इन दोनों के बीच में, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें. ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो ये शॉर्टर बॉन्ड होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में एवरेज डिस्टेंस. एवरेज डिस्टेंस क्या है कि जो न्यूक्लियाई बॉन्ड बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे डबल, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, वो न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे, तो उनके बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, तो उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसमें आएगी, इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है. तो ये चीज़ें हैं. एनसीईआरटी में एक हेडिंग दी हुई है, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम. वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स जो काफ़ी कुछ कर सकता है उसको वर्सेटाइल बोलते हैं ना, इट कैन डू मैनी थिंग्स. ठीक है, इट शोज सम काइंड ऑफ अच्छे गुण अगर किसी चीज़ में हो तो उसको बोल देते हैं. कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स नॉट ओनली विद अदर कार्बन एटम बट ऑल्सो विद अदर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. तो ये भी इसकी बॉन्डिंग की एक फीचर है. वर्सेटाइल नेचर आप समझना चाहते हो ना, कार्बन एटम की वर्सेटाइल नेचर क्या है. अब कार्बन नेचर की वर्सेटाइल नेचर का एक पार्ट है कैटिनेशन. द वर्ड कैटिनेशन इन केमिस्ट्री मीन्स किसी भी एटम की अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता है. तो कैटिनेशन वैसे तो फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और कुछ एक दो और भी आप ले सकते हो एग्जांपल्स, उनमें इन सब एटम्स में भी होती है. जैसे आपने सुना होगा सल्फर का S8 का मॉलिक्यूल होता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैटिनेशन. ये P4 मॉलिक्यूल बनाता है. सिलिकॉन के एटम्स भी आप गेस कर सकते हो, कार्बन के नीचे ही तो आता है सिलिकॉन ग्रुप 14 में, तो सिलिकॉन का एटम भी चेन्स बना सकता है. पर कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ सेल्फ लिंकेज जिसको बोलते हैं, कैटिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ लिंकेज. तो दूसरे एटम्स के साथ चेन बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. कार्बन एक कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम्स की ऐसी भी चेन्स हैं जो कि थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ एटम्स लॉन्ग भी हैं. ठीक है, तो कार्बन हैज अ वेरी ग्रेट एबिलिटी फॉर बॉन्डिंग विद अदर आइडेंटिकल कार्बन एटम्स, और फिर मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है, डबल बी, ट्रिपल बी. ठीक है, सिंगल तो बना ही सकता है, डबल बी, ट्रिपल बी. तो कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए तो कंपाउंड्स भी ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि कार्बन इतनी लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, इसको हम चेन बोलते हैं. तो अभी हम, ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, कार्बन की चेन, ये भी एक कार्बन की चेन है, इसमें एक ब्रांच भी है. ये कार्बन की चेन जैसी तो है, लेकिन इसको रिंग बोलते हैं, जो क्लोज्ड हो जाता है ना ऐसे, इसको रिंग बोलते हैं. इस रिंग में 6 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, तो वाई दीज आर शोन, प्रॉब्ली यू अंडरस्टैंड. कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, नहीं, तो इसलिए इन्होंने दिखा भी, ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहे हैं कार्बन की कैटिनेशन करने की जो प्रॉपर्टी है. तो ये चेन कितनी लंबी हो सकती है, इट कैन बी वेरी लॉन्ग, मतलब 1000 एटम्स भी आ जाए इसमें चाहे. ठीक है, तो दिस इज द रीज़न वाई. तो कैटिनेशन इन अदर एलिमेंट्स के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, पर सल्फर के बारे में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है.
शायद 9th में भी आपको बताया होगा, ठीक है, कि जो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ये बोलते हैं कि सल्फर का मॉलिक्यूल पकड़ रिंग शेप का होता है, कहीं ये वर्ड आपको मिल जाए, या फिर क्राउन शेप का होता है। ये भी एक सल्फर की लिंकेज दिखा रहा है। तो मतलब ये नहीं कि सारे सल्फर बस 8 ही एटम्स के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, पर 8 एटम्स वाला जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर सल्फर मॉलिक्यूल। तो सल्फर के लिए ये डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में कहा हुआ है उन्होंने, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आप बाद में आराम से लेक्चर से बना लेना। सबसे अच्छा डायग्राम बनाने के लिए यही है, बिकॉज ये बनाने थोड़े हार्ड हो जाएंगे आपको। ये थोड़ी उसकी मॉलिक्यूल की क्राउन शेप दिखा रहा है, नहीं ऐसे ऐसे देखा था ना वो क्राउन, बाद में वीडियो से अच्छे से देख लेना, ये पीडीएफ भी मैं शेयर करूँगा। ये देखो ये वाली शेप, ये तो क्राउन ही है, पर सल्फर मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है ना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके की शेप होती है सल्फर के मॉलिक्यूल, ऐसे 8 मॉलिक्यूल, सारे सल्फर मॉलिक्यूल की नहीं लेकिन ऐसे 8 के मॉलिक्यूल की। ये आपको बनाना आना चाहिए, पर ये बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ एक सल्फर बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, तो घड़ी के 12 3 6 और 9 हो गए, और फिर यहाँ बनाया और यहाँ बनाया और यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, 8 हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि इस सल्फर के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन की तरह से 6। तो इस सल्फर के 1 2 3 4, एक यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, एक यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इस सल्फर के 1 2 3 4, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, और ये वाला इस सल्फर का है। बना लोगे या समझ में आ गया ना क्या मेथड है। तो बेटे एवरी सल्फर एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे दिखाया। अब इस सल्फर के जो 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो जो ये तो वही 3 बजे वाली और 9 बजे वाली में आ गया, और ये जो भी आ गया बीच में 2 और, ठीक है ना। तो अब ये आ गया आपके पास इस सल्फर के, ओके, तो ये वाला ग्रीन वाला इस सल्फर का है और ये इस सल्फर का है, ठीक है। अब मैं मान लो इस सल्फर के रेड से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 2 और 2 4 और 5 और 1 6, और फिर जो नेक्स्ट सल्फर नीचे आएगा, ठीक है, उसके भी आप बना लेना, ठीक है। तो ये बॉन्ड अब देखो इस सल्फर के 8 हो गए कि नहीं, क्योंकि इस सल्फर का भी एक होगा, ये इस सल्फर के, ये सल्फर का एक और है, तो 2 2 4 5 और 6। अब इसके पूरे 8 हो गए कि नहीं, ये देखो इसको 8 मिल गए, इसके पास भी 8 हो गए। ये वाला नहीं दिखाना यहाँ पे आपको, ये थोड़ा दूर बना हुआ है, ये वाला जो है ये ऐसे है ना, तो आई थिंक आई शुड शो इट लाइक दिस। ये इस सल्फर को बिलोंग करते हैं जो सबसे ऊपर है 12 बजे वाली पोजीशन में, और ये इसके हैं, और इसके हमने ग्रीन ही दिखाए थे ना, ये ग्रीन, और ये इसके 8 आ गए। तो इस सल्फर ने एक येलो वाला इससे ले लिया और रेड वाले नीचे वाले से ले लिया। तो ऐसे ही सबके कर लोगे पूरे, बताओ बना लोगे ना, प्रैक्टिस कर लेना। ये वाले अच्छे हैं डायग्राम्स, फ्यूचर के लिए याद रख लेना, पीडीएफ में इसलिए डाल दिए, बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस सल्फर का एक, इस सल्फर की ये बॉन्ड दिखा रहा है इतना लंबा, और इस सल्फर का एक, मतलब इसमें ये डॉट और ये डॉट ऐसे ऐसे बनाना मुश्किल हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो फ्यूचर में हेल्प कर देंगे आपको ये, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल देखो, एक यहाँ फॉस्फोरस, एक यहाँ फॉस्फोरस, एक यहाँ फॉस्फोरस, ट्रायंगल बन गया, और एक बीच में फॉस्फोरस, इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ, और ये डिस्टेंसेस पिकोमीटर मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दिस बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। पर आप अगर इसकी बॉन्डिंग दिखाना चाहो तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, देखना ये एक फॉस्फोरस है, और इस फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, तो 1 2, ठीक है, और ईच फॉस्फोरस देखो ये 3 के साथ बॉन्डेड है, नहीं क्योंकि इसको 3 चाहिए ना, 8 बनाने के लिए कितने चाहिए फॉस्फोरस को, बिकॉज 5 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 3 के साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक यहाँ थोड़ा दूर बना देते हैं, तो फिर ये 2 इसके अलग से हैं इस फॉस्फोरस के। अब जो एक और फॉस्फोरस है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इस फॉस्फोरस के एक इसके साथ ये वाला ग्रीन वाला, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनको अगर हम थोड़ा दूर बनाएंगे तब काम चलेगा। ये ऐसे, ये इसका है, येलो वाला इसका और ग्रीन वाला इसका, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 इसके यहाँ पर है और एक इसका यहाँ पर है,
ठीक है, और बना ही देते हैं, इसमें तो 4 ही है ना, तो इस तरीके से बन जाएगा कुछ, ये ऐसे बना दो, मतलब एवरी फॉस्फोरस इज लिंक टू ऑल द 3 अदर, ठीक है। तो इसके 2 हो गए, और ये यहाँ से ऐसे दिखा दो, ये 2 और ये दोनों, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके रेड से दिखा देते हैं, ये रेड इसका है, 2 इसके फ्री हैं, और एक रेड इसका यहाँ है, एक रेड इसका यहाँ है, ठीक है। तो अब देखो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है सिंगल, इनके बीच में भी बॉन्ड बन रहा है सिंगल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाने के लिए ये ग्रीन ऊपर वाले का, रेड इसका है, इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है, समझ रहे हो। अब ये जो इसका रेड वाला है, इसको थोड़ा सा और नीचे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, सो दैट एक चौथा भी बचा ना यहाँ पे, ये 4th है, और इसके हम कौन से कलर से दिखाएं, चलो ब्लू से दिखाते हैं। तो इसके एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, तो यहाँ दिखा दो, और थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, आपको ये यहाँ पे दिखाना है, इसका येलो यहाँ पे, तो इनके बीच में भी एक बॉन्ड हो गया। हालांकि फॉस्फोरस का एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। अच्छा, इसका हमने ब्लू से दिखाना था, है ना, तो ब्लू से दिखाने के लिए इसका यहाँ दिखाओ ऐसे, और एक इसका ब्लू के साथ इसके साथ दिखाओ, ये ऐसे। तो अब ये फॉस्फोरस इससे हो गया, इससे हो गया, एक उससे बचा है, तो इसका एक ब्लू यहाँ पर और इसका एक ग्रीन यहाँ पर, तो ये ब्लू नहीं आया, इसका एक ब्लू यहाँ पर और इसका ग्रीन यहाँ पर, तो ये इनके बीच में बॉन्ड है ये वाला, और ये इनके बीच में बॉन्ड है। समझ में आपको? ऐसे बनाना पड़ता है इसको। शेप बनानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, हालांकि लुईस स्ट्रक्चर ऑफ S8 तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बनाओ। S8 का लुईस स्ट्रक्चर तो आपको एनसीईआरटी में बोला हुआ है, लेकिन P4 का नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये P4 का है, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे इन्होंने बनाया, इट इज़ वन एंड द सेम। तो यू कैन शो हेयर 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 हेयर, वही नहीं, 12 3 4 और 6, और फिर एक यहाँ पे, ये 4 एटम्स हैं, बस इधर इधर दिखा दो, ये भी अच्छा तरीका है बनाने का। नहीं बना लोगे? क्लियर है? तो ये लगभग वही शेप बनी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये याद रख लेना, एक इसमें मैंने पॉइंट डाला है, PDF से आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज़ वन चैप्टर जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि CBSE में क्या और एक्स्ट्रा क्या बताया सर ने, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स को देखो, जो आपके नोट्स में है दैट इज़ एब्सोल्युटली पर CBSE, उसको ज़रूर अच्छे से करना है, ठीक है। अब सिलिकॉन के एटम की चेन भी लगभग 8 एटम्स तक की चेन तो स्टेबल होती है, उसके बाद फिर चेन, मतलब सिलिकॉन में भी कैटिनेशन, तो यू कैन से सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, दे एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू लिमिटेड अमाउंट एज कंपेयर टू कार्बन। इन कार्बन द ability for catenation is very you can say in a large measure, बहुत ज़्यादा होती है कार्बन में, वही उसके नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। तो अब देखो बेटे, कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उनमें ना वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। वैरायटी मतलब अभी तो हमें पता चलेंगी और चीज़ें, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल बना सकते हैं, तो बता दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। यही चीज़ें यहाँ पे समराइज़ की हैं, तो आप ये बाद में PDF से पढ़ लेना, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि अभी आपने याद ही करना है। तो जब सिंगल CC बॉन्ड बनता है, सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो हम बोलते हैं कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बताएंगे क्या मतलब होता है हाइब्रिडाइज्ड का। हाइब्रिड वर्ड हमने पिछली क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था ना, हाइब्रिड जैसे हम कहते हैं ना, याद है ना कुछ हाइब्रिड वर्ड। एक्चुअली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जो मीनिंग है वो है कि इट इज़ सम काइंड ऑफ अ यू कैन से मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जब बॉन्डिंग होती है तो जो पहले वाले ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होकर कोई नई तरीके के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब वो कैसे होता है वो अभी हम इसमें ज़्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखो कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। व्हेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ईच कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। बाकी इन टेबल में जो भी चीज़ें हैं वो आप चाहो तो पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए नहीं है, ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी में जो दिया उसको समझने में हेल्प करेगी। समझ में? बस इतना याद कर लेना, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनता है तो ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, अब जैसे हम मिक्सचर्स बनाते हैं तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में मिक्सचर्स बन जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है जब ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो देन दे फॉर्म न्यू काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। चलो फिर इसके लिए हमारे पास पूरा टाइम नहीं है अभी समझने के लिए, ठीक है। अब बेटे देखो,
कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। कार्बन को हम टेट्रावेलेंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट नीड्स टू फॉर्म टोटल ऑफ 4 बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। लाबेल एंड बेंट हॉफ प्रेडिक्टेड इन 1874, यह इन्होंने बताया था कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी बोलते हैं, टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी, 4 टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, वो इस तरीके से होती है, मतलब 4 वैलेंसीज आर ओरिएंटेड इन द शेप लाइक अ टेट्राहेड्रन, ये वही, इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ये तीनों एक प्लेन में है और यहाँ कार्बन एटम है, दिख रहा है आपको, ये जो सॉलिड लाइन है ये वाली, इस मीन्स कि ये बाहर आ रहा है, और ये जो ऐसे ऐसे बना रखा है वो बोर्ड के पीछे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये ट्राइंगल है, नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिख रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एपेक्स पे सबसे ऊपर, और बीच में कार्बन है। तो वेंट ऑफ एंड लाबेल ये प्रपोज दैट टेट्राहेड्रल कार्बन की जो वैलेंसीज हैं वो स्पेस में टेट्राहेड्रली होती हैं, और ये तो सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं कि अगर कार्बन एटम इस टेट्राहेड्रन के सेंटर में है तो ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 109.5 लिखा हुआ इन्होंने, एक्चुअली इट इज़, जिन लोगों को पता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, अगर मिनट्स में लिखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 30 मिनट्स होता तो 0.5 ही बनता, तो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है वो एंगल, ठीक है। तो अब लेकिन बाद में जाके पॉलिंग एक साइंटिस्ट है बड़े इंपॉर्टेंट, हु इज़ वेरी मीन्स फेमस फॉर एक्सप्लेनिंग मैनी थिंग्स अबाउट द केमिकल बॉन्ड्स, तो उसने फिर ये आइडिया दिया था कि कार्बन के एटम्स कई बार sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड भी होते हैं, फिर उनसे अलग शेप्स आएंगी मॉलिक्यूल्स की। जैसे अब आप देख सकते हो ये कौन सा कंपाउंड है, ये तो मीथेन है ना, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके। तो मीथेन मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जब भी होगा तो ये वाली शेप आएगी जिसको हम टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। जैसे कि अब डायमंड है, डायमंड के बारे में हमें पढ़ना है, तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो उसमें एक कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन की जगह कार्बन कार्बन है बस, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो एक सिंगल प्लेन है, एक ही प्लेन में, ये तो एक ही प्लेन में, और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, फिर जो मैं ऊपर बात कर रहा था एपेक्स के ऊपर, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स की शेप इन्हीं पे डिपेंड करती है कि ये जो स्पेस में ऑर्बिटल्स हैं ये किस हिसाब से फैले हुए हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन हाउ द ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे मिक्स, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये समरी अच्छी है। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 4 बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये कार्बन है तो वो कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन की तरफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस तरीके की शेप होती है, इसको ट्रिगनल प्लेनर बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन है यहाँ पे, ये और ये 3 बॉन्ड्स हैं, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे। इसमें और भी बॉन्ड होता है, ठीक है, जो इसमें दिख नहीं रहा अभी आपको, पाई बॉन्ड, वो भी दिख नहीं रहा। तो ये दिख रहा है आपको, शेप इज ट्रिगनल प्लेनर, ये जो शेप है, ये एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ये अलग कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड है, इसको इथीन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको, इसमें कुछ और डिटेल्स लिखी हैं, जैसे ये बॉन्ड लेंथ लिखी है यहाँ पे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 कार्बन एटम्स इन दिस, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो शेप आती है वो लीनियर शेप आती है। अब जैसे ये इथाइलिन कंपाउंड है, इथाइलिन, तो इसमें जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं, दिख रहा है आपको, ये 180 डिग्रीज, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, और बॉन्ड एंगल बोलते हैं ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल में क्या बॉन्ड एंगल था, 109 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चलो, तो कुछ चीज़ें, तो बाकी बेटे ये बड़ा आसान है। एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वाई कार्बन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वही चीज़ है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो उसमें मेनली 2 चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। मेनली 2 चीज़ें, कैटिनेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन इन 4 वैलेंसीज के द्वारा ना केवल दूसरे कार्बन एटम से बल्कि अन्य एटम जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब से बॉन्ड बना सकता है। तो व्हेन इट कैन बॉन्ड विद सो मेनी अदर एटम्स, तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स इंक्रीजेस। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन 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 आ गया, यहाँ पे एक जगह क्लोरीन आ जाए फॉर एग्जांपल, फिर 2 जगह क्लोरीन आ जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाए, तो मैं वैसे ही आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स मेनली 2 वजह हैं। नंबर 1
कैटिनेशन, नंबर 2 टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी कार्बन इज नेमिंग, ठीक है, इट अलाउज टू अटैच नॉट ओनली टू अदर कार्बन बट ऑल्सो टू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन. लिखा हुआ है इसमें सारा, है ना, पढ़ लेना आप, सल्फर, क्लोरीन, तो ये सब आपके नोट्स में भी है, ठीक है. लेकिन आप एक चीज़ देखो, कैटिनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, वेराइटी ऑफ चेन्स. मतलब नॉट ओनली लंबी चेन्स होती हैं, पर कई बार इन चेन्स में ब्रांचेस भी होती हैं. कई बार ये चेन्स क्लोज हो जाती हैं. जब चेन्स क्लोज हो जाती हैं तो उनको रिंग्स बोलते हैं. फिर इनके अंदर बॉन्ड्स भी डबल आ सकते हैं, तो और वैरायटी आ गई. डबल बॉन्ड है तो अलग कंपाउंड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और कंपाउंड आ जाएगा. तो वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स. फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, वो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक ही जैसा लगेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही जैसा लगेगा, पर दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे. तो वो क्यों होता है, वो फिर आप ये पूरा नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, ठीक है. तो द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन गिव डिफरेंट कंपाउंड्स. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन गिव डिफरेंट कंपाउंड्स. मैं आपको फिर एग्जांपल दूंगा, ठीक है. अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये डबल बॉन्ड डाल दिया मैंने, ठीक है, और ऐसे बना दिया. तो अब इस कार्बन एटम की दो वैलेंसीज तो यहाँ आ गई, दो और हैं. इसकी एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ. पता चल गया ना वैलेंसी क्यों है, क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स वन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस, वन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस. अब इसकी एक वैलेंसी बची, इसकी दो बची, इसकी तीन बची. अब मान लो मैं यहाँ हर जगह हाइड्रोजन डालता हूँ, तो हाइड्रोकार्बन बन गया कि नहीं, हाइड्रोकार्बन बन गया. सो दिस इज वन थिंग, वन कंपाउंड. अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ क्या आएगा. C4, कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा, बताओ, ठीक है. अब मान लो मैंने ऐसे बना दिया, डबल बॉन्ड को मैं यहाँ ले जाता हूँ फॉर एग्जांपल. तो अब इस कार्बन की दो वैलेंसीज यहाँ एक बची, इसकी दो यहाँ एक बची, इसके तीन वैलेंसीज बची, इसकी तीन वैलेंसीज बची. अब यहाँ सब जगह में हाइड्रोजन. तो जब मैं ऐसे बनाता हूँ तो इसको हम स्केलेटन बोलते हैं, कार्बन का स्केलेटन है ये. अब इस स्केलेटन और स्केलेटन में कुछ फर्क है ना, इसमें डबल बॉन्ड यहीं था, इसमें थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया. फिर अगली क्लास में इनके बारे में प्रिसाइसली बात करेंगे. तो दीज आर टू चेन्स. अब इन दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स. समझ में आ रहा है आपको, बिकॉज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिफर समवट. आर यू गेटिंग इट. तो इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं. तो बिकॉज ऑफ दीज डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, ये लिखा हुआ है इसमें, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बनाने की क्षमता की वजह से और चेन्स बनाने की क्षमता की वजह से एक ही जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलग अलग कंपाउंड्स. तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ज़्यादा क्यों, उसकी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं. फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो दिस ऑल्सो यू कैन इंक्लूड बाई कार्बन फॉर्म, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इट कैन फॉर्म, बिकॉज एटम इज स्मॉल इन साइज इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेज इवन मोर व्हेन यू गो फ्रॉम सिंगल टू डबल टू ट्रिपल बॉन्ड. अब ये कंसेप्ट है एलोट्रोपी. शायद छोटी क्लास में आपने सुना होगा. व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी. तो एक ही एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है, एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट है तो मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही है. तो एक ही एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एलोट्रोपी बोलते हैं. वी कॉल इट एज एलोट्रोपी, ठीक है. तो आपको मेनली इन एलिमेंट्स की एलोट्रोपी तो कम से कम पता ही होनी चाहिए. वैसे और भी एलिमेंट्स की एलोट्रोपी के एग्जांपल दिए जा सकते हैं, ठीक है. कार्बन के बारे में हमने सुना होगा शायद, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन की फॉर्म्स हैं. एक ये फॉर्म भी होती है कार्बन की जिसको हम बकमिंस्टर फुल रिंग बोलते हैं. सुना आपने इसके बारे में कभी, बकमिंस्टर फुल रिंग के बारे में? नहीं सुना, ओके. तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हो, दो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जिसमें एक तो है डाई ऑक्सीजन और दूसरा है ओजोन. सो दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन. एलोट्रोप्स की मैंने फॉर्मल डेफिनेशन भी लिखी हुई है. दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. स्ट्रक्चरल फॉर्म का मतलब, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. जैसे अभी आपने वो देखा था ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वो आइसोमेरिज्म है. यहाँ हम एक एलिमेंट की बात करें, तो कंपाउंड था. तो एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म मीन्स हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड, ठीक है. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्डिंग. तो ये तो थोड़ी मुश्किल है. सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं जो जिनकी अपीयरेंस अलग होती है
पर एक्चुअली वो सेम ही एलिमेंट है, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आपको पता है पेंसिल के सिक्कों में होता है, देखो कैसा होता है, ठीक है। अब वो प्योर ग्रेफाइट नहीं है जो आपकी पेंसिल के सिक्का, उसमें कुछ और भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, शेप देने के लिए, ताकि वो आप उसको यूज़ करके, पर उसमें जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से पेंसिल काम करती है, क्या काम होता है पेंसिल का, जब आप ग्रेफाइट को पेपर पे चलाओगे, बिकॉज ग्रेफाइट होता है स्लिपरी, तो वो पेपर पे निशान छोड़ता है, स्मच छोड़ता है, मार्क छोड़ता है। दैट प्रॉपर्टी इज बिकॉज वी यूज ग्रेफाइट टू मेक पेंसिल्स एंड नॉट डायमंड। आपको अगर डायमंड की पेंसिल बनाएंगे तो बहुत महंगी आएगी। डायमंड को हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स जो उसके अंदर डैजलिंग नेचर होती है, उसकी जो चमकता है। नेचुरली मिलेगा तो नहीं चपेगा, वो तो फिर पत्थर की तरह से ही दिखता है। तभी तो ऐसी कहावतें हैं उनके, एक जोरी को ही हीरे के मोल पता होता है, क्योंकि वो तो एक पत्थर की तरह से ही दिखता है। जब उसको प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है, तब जाके वो उसकी वो जो उसके अंदर डायमंड की नेचर है, जो ब्रिलियंस उसकी है और डैजलिंग नेचर है, वो रिवील होती है, ठीक है ना। तो देखने में ही अलग लगते हैं ना डायमंड और ग्रेफाइट तो, ठीक है। और भी इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली फाउंड सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज वेरी यू कैन से सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट इज़ नॉट एट ऑल हार्ड, जिस एज कम्पेयर टू डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं, पर वैसे भी ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, ठीक है। और फिर बकमिंस्टर फुलरिन की तो हम बात करेंगे अभी। फॉस्फोरस के दो बड़े इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं, 8th क्लास में भी आपकी बुक में था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। रेड फॉस्फोरस जो हम यूज़ करते हैं और वाइट फॉस्फोरस नहीं, वाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा हुआ 8th क्लास की बुक में, इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स। और भी फॉर्म्स हो सकती हैं फॉस्फोरस की, मैं ये नहीं कह रहा यही एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, बट दीज आर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सल्फर की दो सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं आएंगी, मेनली तो आपको यही आएगा, ये आपकी जीके के लिए, पर इनको आगे के लिए जान लो तो कोई नुकसान नहीं है, अंडरस्टूड। So other allotropic forms are not very stable for phosphorus and sulfur for example. बाकी और भी फॉर्म्स होती हैं, सल्फर की भी, फॉस्फोरस की भी, कार्बन की भी और सारी फॉर्म्स हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ये जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं वो हैं, ठीक है। तो कार्बन के एलोट्रोपिक के बारे में मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब हम 6th 7th में थे और हम अपने सीनियर्स की बुक्स लेके 8th 9th 10th की पढ़ते थे, तो हमने पढ़ा था कि कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन एंड ग्रेफाइट, ठीक है। और हमने ये कब पढ़ा होगा, जब हम 8th 7th में 8th 9th में थे, मतलब 90 91, ठीक है, 92 में भी, ठीक है। तो तब हमने पढ़ा। जब हम 9th 10th में हो गए तो हमारी बुक्स में आ गया कि हाँ कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन तब हमारे सीनियर्स हमें क्या बताने लगे, नहीं नहीं, कार्बन की एक और एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर हुई है जिसको बकमिंस्टर फुलरिन बोलते हैं, और वो एक उसका जो मॉलिक्यूल है वो फुटबॉल की शेप का होता है। हमने कहा ये कैसे होता है, कहते हैं हमारे को बताया है, हमें को किसी बुक में मिले नहीं, इंटरनेट था नहीं, हो सकता है किसी अखबार में आ जाती, पर तब अखबार भी उस हिसाब से थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने वाले थे, क्योंकि रिसर्च मटेरियल में ही, जर्नल्स में और ऐसी किताबों में ही आया होगा, इंडियन बुक्स में कम ही मिलता था। फिर जब हम 11th 12th में आए तो हमें फ़ोटो देखने को मिली बकमिंस्टर फुलरिन की, हमारे सिलेबस में फिर भी नहीं था, तब भी कार्बन के दो ही एलोट्रोप्स थे बुक्स में, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड। और उससे भी 50 साल पहले तो आपने शायद सुना होगा कोल, सुना है कोल के बारे में, इसको भी ये लैम्प ब्लैक को कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं। मतलब इनको हम बोलते थे कि दीज आर एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। नाउ दे आर नॉट इंक्लूड एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स बिकॉज दे आर नॉट प्योर कार्बन, उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं। कोल इज नॉट प्योर कार्बन, ठीक है। पहले के टाइम में मानते थे लोग कि ये कार्बन इससे मिलता है तो ये भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म, पर उसमें और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं कोल में और अपना लैम्प ब्लैक में। लैम्प ब्लैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक। चलो एनीवे, तो हमको उनको नहीं पढ़ना, दे वी वोंट स्टडी। वो एमॉर्फस फॉर्म है। क्रिस्टलाइन मतलब जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मैंने आपको पहले ही बताया, जिनके अंदर हम एटम्स के अरेंजमेंट फिक्स्ड है कि ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। तो जब हम 11th 12th में, हमने सबसे पहले बकमिंस्टर मॉलिक्यूल को अपनी किताब में हमें देखने को मिला, वो भी इंडियन टेक्स्ट बुक में नहीं, फॉरेन ऑथर की जो बुक्स थी, मेरे को याद है मैंने किस बुक में देखा था, मॉरिसन एंड बॉयड में, कि ये फुटबॉल मॉलिक्यूल की शेप है, बड़ी अमेजिंग, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब आप लोग आए हो तो आपके एनसीईआरटी में बकमिंस्टर फुलरिन आ गया। लेकिन 2004 में कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म फाइंड आउट हुई थी जिसको बोलते हैं ग्राफीन। तो ग्राफीन जो है वो ग्रेफाइट से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए उसका नाम ग्रेफाइन रखा है। और ग्राफीन की शेप में कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, बट ये अभी टेक्स्ट बुक मटेरियल नहीं है। 2015 में कार्बन की एक और एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर हुई थी, ठीक है, उसको क्यू कार्बन बोलते हैं, क्यू स्टैंड फॉर क्वेंच्ड,
ठीक है। तो एक्चुअली ये जो अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन को लेज़र बीम से बहुत हीट करके और अचानक से क्वेंच करते हैं तो ये फॉर्म बनती है। तो ये डायमंड की तरह से ही चमकती है, और डायमंड से भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं उससे भी ज़्यादा हार्ड होती है। एक्चुअली हार्डनेस का एक स्केल भी होता है, पर चलो हर चीज़ अभी टेक्स्ट बुक मटेरियल नहीं है, तो इट इज़ अंडर रिसर्च। तो और भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स है कार्बन की, कुछ और भी हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रेफाइट, डायमंड और एक फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन हमें पढ़नी है। फुलरीन्स का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल सारे केज लाइक होते हैं। केज मीन्स पिंजरा देखा है ना आपने, पिंजरा मतलब अंदर खाली जगह होती है, हॉलो होते हैं अंदर से ये मॉलिक्यूल्स। तो ग्राफीन, लॉन्सडेल एक फीमेल वैज्ञानिक थी, बड़ी फेमस क्रिस्टलोग्राफर। तो जो मीटेराइट अर्थ सरफेस के ऊपर आके हिट करते हैं, तो जब वो ज़ोर से हिट करते हैं तो शॉक की वजह से उसमें जो ग्रेफाइट जो है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक आइलोट्रोप बनता है कार्बन का। तो वो डायमंड के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उससे अलग, इसको हेक्सागोनल डायमंड भी बोलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू कार्बन और भी हैं जो लोग इंक्लूड करते हैं, जिनको हमने यहाँ पे लिखा नहीं। पर आपको कौन सी पढ़नी है? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन में भी सिर्फ केवल एक, कौन सी? बकमिंस्टर फुलरीन। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी होती है। तो पहले मैं बकमिंस्टर फुलरीन ही दिखा दूँ आपको, ठीक है ना। ये देखना, ये डायग्राम है बड़ा अमेजिंग सा इसका। तो ये फुटबॉल शेप मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? पीडीएफ में आएगा, आप पढ़ लेना। दिख रही है शेप? तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक हॉलो भाग है, ठीक है। इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं कार्बन के और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, तो ये याद करनी पड़ेगी। डायग्राम बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस विल नॉट बी आस्क्ड कि आप डायग्राम बनाएं, बस आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एक्चुअली बकमिंस्टर, ये बकमिंस्टर फुलर इसका पूरा नाम था। ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था, उसने इस तरीके की शेप की एक डूम बनाई थी किसी बिल्डिंग की, तो उसके ऑनर में इसको बकमिंस्टर फुलरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसी डूम्स का शौक था बकमिंस्टर को, आर बकमिंस्टर फुलरिंग। अर्ली 20th सेंचुरी में वहाँ पे एक आर्किटेक्ट था। तो दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1985 या फॉर्म्ड इन 1985। तो इनको फुलरीन्स बोलते हैं। फुलरीन्स और भी हैं, C60 अभी तो एक ही मॉलिक्यूल दिखाया, और भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें लिखा हुआ है, C90, C94, C70। बाकी फिर इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो स्ट्रक्चर अलग इसी से आता है, समझ रहे हो? जो कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट फॉर्म्स, बोला था ना डेफिनेशन में, फॉर्मल डेफिनेशन में। तो बकी बॉल्स भी एक और नाम है फुलरीन्स को। अगर सिर्फ बकी बॉल वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब यही है आप लोगों के लेवल पे। बाकी ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल हैं ना, उन सबको बकी बॉल्स बोल देते हैं। तो एक्चुअली फुलरीन ऑल्सो नॉट जस्ट इंक्लूड दिस, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कार्बन नैनोट्यूब बोलते हैं। कार्बन नैनोट्यूब इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मैंने लिखा था ना एंड अदर्स, तो एक CNT भी होती है। तो CNT एंड दीज C60 एंड C70 एटसेट्रा, ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ, क्योंकि उनके अंदर जिसमें हॉलो पार्ट है केज, ये सिलिंड्रिकल शेप की होती है ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ग्राफीन से हम मान सकते हैं कि ये बनी है, हालांकि कैसे बनती है अब ग्राफीन आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। पहले डायमंड को देख लेते हैं बेटे। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और आप देखो ये वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये एक कार्बन यहाँ पर, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ये कार्बन है, यहाँ बना देना। समझ में आ गया आपको? तो ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये लॉन्ग रेंज, और इसमें नेटवर्क बन रहा है। इट्स लाइक अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कहीं कहीं मिसिंग भी हो सकता है कार्बन बीच में से, फिर वो डिफेक्ट माना जाएगा क्रिस्टल का। बट अभी आपको डायग्राम में ऐसे ही दिखाना है। इसको डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें और भी डायग्राम्स डाले हैं ताकि आपको एग्जैक्ट, तो अगर आपको बोर्ड में आए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो आप ऐसा बना दो बस, ये मतलब एक कार्बन यहाँ 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 यहाँ, फिर इसके साथ भी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके साथ ऐसे ऐसे, इसके साथ ऐसे ऐसे, बस इतना। ये एंगल्स ना भी दिखाएं, ये डिस्टेंस ना भी दिखाएं तो काम चलेगी। तो वैसे ही मैंने इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइज, और ऐसा बोलते हैं कि जो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज की वजह से जो ये इसका 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है,
3 dimensional rigid structure, so it is quite strong, that is why diamond is very hard. ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं, आपको नोट्स देंगे उनमें भी सारी डिटेल्स मैंने लिखी हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं. बाकी यूजेस आपको डायमंड के मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिए, ऑर्नामेंटेशन के लिए तो यूज़ होता है, बाकी और भी बहुत सारे काम. इट इज़ यूज एज अ हीट सिंक, इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो कहीं पे आपको हीट डंप करनी है किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो हीट सिंक्स बनाते हैं, इससे कटिंग और ड्रिलिंग के टूल्स बनाते हैं. सारे डायमंड्स ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ नहीं होते, डायमंड इज़ हार्ड, सो इट इज़ यूज टू मेक टूल्स विच आर यूज इन ड्रिलिंग एंड कटिंग अलग अलग जगह पे. ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड इन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वेरी पुअर कंडक्टर डायमंड, वेरी फेमस बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, तो देर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरली फाउंड सब्सटेंस. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्जलिंग नेचर तो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इतनी बहुत है, बाकी आपके नोट्स में जो दिया हुआ है उसको. ग्रेफाइट इज़ वेरी पिक्यूलियर. ग्रेफाइट में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है. सारी डिटेल्स स्ट्रक्चर की नहीं समझ में आएंगी आपको. 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. ये कहीं और भी है ना. अब जैसे इसको देख लो, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनमें से 2 बॉन्ड सिंगल और 1 डबल होते हैं, तो दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट अ राइट वे टू से इट. ठीक है, उन्होंने वैसे ही बोला, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है. तो ये तीनों बॉन्ड्स बेसिकली ऐसे, ये 2 सिंगल और 1 डबल नहीं है. तो इसमें एक्चुअली वही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक्चुअली एक, तो उससे पाई बॉन्ड्स बनते हैं. तो ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी आपको. आपको अगर पूछें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो आपको ये बोलना है, इन ग्रेफाइट वी हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. द कार्बन एटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स. ठीक है, एंड ये हेक्सागोनल रिंग्स की एक लेयर है, दिख रहा है, एक प्लेन है ये हेक्सागन, फिर एक और हेक्सागन, फिर एक और हेक्सागन, फिर एक और हेक्सागन. इसके नीचे एक दूसरी लेयर है, और इन 2 लेयर्स के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. ये तो स्लिपरी नेचर पता चल रही है ना आपको. ये वीक, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स लिखा है. वीक बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, वीक बॉन्डिंग होती है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट हेक्सागोनल, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स. ये का स्ट्रक्चर है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है बिल्कुल सेम, वहाँ से बना लेना. ये तो मैंने आज, और तो बाकी आप देख सकते हो ना, जब आप इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, स्लिपरी नेचर पता चल रही है कि दिस लेयर विल स्लाइड और वन ओवर अदर, बिकॉज ये फोर्सेस बड़ी वीक होती हैं, दे कैन बी ओवरकम ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर व्हेन यू राइट. ठीक है, तो ये ओवरकम हो जाएंगे. तो इन ग्रेफाइट पेंसिल्स वी हैव यूज्ड एंड सीज ग्रेफाइट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन, वेरी इजी. तो बाकी मैंने आपको इसमें से बता दिया है. और भी यूजेस हैं ग्रेफाइट के, जैसे कि मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी में जैसे जनरेटर है फॉर एग्जांपल, मोटर है, उनमें ग्रेफाइट इज़ यूज टू मेक सर्टेन ब्लॉक्स. आपने पढ़ा होगा ना, उसमें ग्रेफाइट के उसमें क्या होते हैं, ब्रशेज होते हैं कि नहीं. तो ग्रेफाइट के ब्रशेज इसमें लिखा हुआ है, एंड कॉन्टैक्ट्स ये यूज़ होते हैं क्योंकि इट इज़ कंडक्टिंग इन नेचर. ग्रेफाइट इज़ अ डिसेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अनलाइक डायमंड. तो कार्बन की 2 फॉर्म्स कितनी अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड. सो दीज आर मेन. बकमिंस्टर फुलरिन का आपको बस जितना मैंने बताया उतना ही रखना है. बाकी जो और चीज़ें, हमें ग्राफीन के बारे में आपको बता रहा था, तो बाकी इसमें से पढ़ लेना बेटे. ठीक है ना. तो ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, ग्रेफाइट का भी और डायमंड का भी. बाकी बॉल का तो शायद नहीं आएगा बनाना. तो हाँ, अगर आप देखो नॉर्मली ये ग्रेफाइट के टुकड़े में तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी सारी लेयर्स होंगी. इमेजिन पीलिंग ऑफ 1 लेयर, एक लेयर उतार लो, दैट इज ग्राफीन. समझ में नहीं आया. तो इट वॉज मेड इन 2004. वेरी हार्ड प्रोसीजर यू कैन से, नॉट एन ईजी प्रोसीजर टू थिंक ऑफ. तो उन्होंने ग्रो की थी एक लेयर ऐसे. फिर आप इमेजिन करो कि ग्राफीन की एक लेयर से आपने ऐसे सिलेंडर बना दिया, तो दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब. समझ नहीं आया, उसको CNT बोलते हैं. तो ये एक लास्ट इसमें हमने एक कंपैरिजन का टेबल भी रखा है. तो ये आपके नोट्स में है एग्जैक्टली सेम, और उसी टेबल को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने इसमें एक इमेज भी डाली, या आप PDF से रीड कर सकते हो. तो दीज आर मोस्टली द सेम थिंग्स जो भी हमने डिस्कस की. ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये डिसेंट कंडक्टर है, इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी. ठीक है, एंड इनकी डेंसिटीज़ मैंने एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोट करने के लिए रख दिए. तो डायमंड इज हैज़ अ हायर डेंसिटी देन ग्रेफाइट. ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, हमें मालूम है कि वाइट और ट्रांसल्यूसेंट है, इसका कलर डल ग्रे और ओपेक होता है, तो ग्रेफाइट. तो बाकी ये बॉन्डिंग के बारे में नहीं. तो each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane giving hexagonal rings. Each carbon atom is bonded covalently to 4 other carbon atoms to form a rigid 3-dimensional structure. तो ये differences हैं, और भी differences हो सकते हैं, जैसे इनके melting points बहुत high होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर तो
ये सबलाइम ही कर जाते हैं, मतलब दे कन्वर्ट डायरेक्टली टू द गैस स्टेट, बट देन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनके बारे में लिखें, और अगर डिफरेंसेस आए तो ये 5 डिफरेंसेस काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं। तो एक लास्ट पार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। तो ऑल्दो ये पूरा चैप्टर ही आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी बुक में स्पेसिफिकली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नहीं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में भी ये फ्रेज आई थी, ठीक है। तो नेचुरल गैस मोस्टली मीथेन ही होती है, कुछ इसके अंदर और भी हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड होते हैं, वो आपने पहले पढ़ा था। अभी हम इसमें आगे नोट्स में भी इथेन, प्रोपेन वगैरह उसमें मिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली नेचुरल गैसेस मीथेन लार्जली। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है कोल और पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, उसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एज अ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड यू मस्ट नो। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास, नहीं, अब बायोमास क्या है, लिविंग थिंग्स से जो भी मिलता है, चाहे वो एनिमल वेस्ट है, चाहे उनकी बॉडीज़ हैं, उनकी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के अंदर आप ग्रेन हार्वेस्ट कर लेते हो, उनका जो लेफ्ट ओवर उनका स्ट्रॉ है, जो प्लांट का स्टेम बच जाता है, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन बायोमास। तो लेकिन दीज बायोमास आर सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जियोलॉजिकल मतलब जो नेचुरली अर्थ के ऊपर ये जो रिमेन्स हैं, जो एनिमल से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और प्लांट से, चाहे वो उनका वेस्ट मटेरियल, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो उन प्रोसेसेस का रिजल्ट है कि ये कोल एंड पेट्रोलियम बन जाते हैं। एंड ओवर यू कैन से मिलियंस ऑफ ईयर्स ये बने हैं, एक दो दिन में नहीं बनते। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। हाउ वाज कोल फॉर्म्ड? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स। तो मतलब कोयला जितना भी है वो प्लांट यानी कि वेजिटेशन के रिमेन्स से, उनके जो लेफ्ट ओवर डेड बॉडीज मान लो, या उनका जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, उनसे बना है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कोई ऐसा इवेंट हुआ जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, और उसके एक्शन में कोई पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट अगर सपोज इट गेट्स बरीड अंडर लेयर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर, तो बिकॉज ऑफ द गेटिंग प्रेस्ड अंडर दोज लेयर्स, it slowly gets converted into coal, and this process is named as is called as carbonization. So it is a slow process of conversion of dead vegetation into coal. और आपको मालूम ही है जो ये प्लांट्स हैं इनमें भी कार्बन, इनकी बॉडीज़ में कार्बन का कंटेंट होता है, हमारी बॉडी में कार्बन है, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो दिस इज हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। तो कोल के यूजेस के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पीडीएफ में एक सेक्शन डाल दिया, ये आप खुद से पढ़ सकते हो कि कैसे कोल ने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, बिकॉज कोल एक्टेड एज अ फ्यूल। इवन टुडे कोल इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसमें से पढ़ लेना। फिर शायद आपको मालूम है कि कोल को अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, कई बार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोल देते हैं उस प्रोसेस को, देन coke is formed, नहीं, and other things are formed along with the coke. कोयले को अगर हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो coal tar is formed, which was used earlier to pave roads, बनाने में यूज़ होता था, नहीं, रोड्स की पेविंग में। अभी भी इसके यूजेस हैं, रूफ्स के ऊपर लगा देते हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है। तो कोल गैस की मैन्युफैक्चरिंग जो अभी भी एज अ फ्यूल यूज़ होती है, और एक अमोनियाकल लिकर, ठीक है, लिकर जिसमें वाटर में अमोनिया डिजॉल्व होती है। तो ऑल दीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, जब रिस्ट्रिक्टेड। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें यूजेस दिए हमें। कोक हमने पहले पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होगा। कोल टार के यूजेस हैं, कोल गैस इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। जो अमोनिया के लिकर से अमोनिया मिलती है, अमोनिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। सो ऑल दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में दिया नहीं हो और आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, बट एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाना। So what about petroleum? Petroleum refers to the crude oil, नहीं, which is obtained from the earth's crust, ठीक है। तो चाहे वो अर्थ का क्रस्ट लैंड में है या सी में है, तो वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, नहीं, पाइप्स डाल के वी ड्रिल एंड टेक आउट क्रूड ऑयल। आपने अगेन 8th में पढ़ा है। और जो क्रूड ऑयल है उसी में से फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल टर्म कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये प्लांट्स या एनिमल्स के
डेड रिमेन्स से ही बने हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल इसलिए इनको बोलते हैं। आई थिंक नेचुरल गैस पहले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या होती है, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज मेनली इट इज़ मीथेन, बट उसमें कुछ दूसरे गैसेस भी मिक्सड हैं, या दूसरे आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनली मीथेन, बट देन अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर ऑल्सो मिक्सड इन इट। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपको कहीं पे पेट्रोलियम मिल रहा है, तो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करनी पड़ती है, नहीं, अर्थ के क्रस्ट से ड्रिलिंग करके इसको निकालते हैं। तो ड्रिलिंग करके, और जो अर्थ क्रस्ट है वो लैंड और सी में, अभी जो लैंड है पर कभी वो सी में इमर्स्ड होगा, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। और क्रूड ऑयल में से ही हमें सारे फॉसिल फ्यूल्स, नहीं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हमें क्रूड ऑयल से ही मिलते हैं। एलपीजी यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज समटाइम्स वेर यू गेट द क्रूड ऑयल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके ऊपर एसोसिएटेड गैस होती है, मतलब जो नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं। एसोसिएटेड मीन्स जहाँ पे क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग करके उसको वी आर टेकिंग इट आउट, अगेन सम गैस may be dissolved with this crude oil also, and it occurs, it forms a layer at top of that crude oil. Sometimes the natural gas is found without the crude oil, तो इसको हम नॉन एसोसिएटेड गैस बोलते हैं। और क्रूड ऑयल में से ही पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब जिनको हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल हमारे व्हीकल्स को रन करने में यूज़ होता है, हमें मालूम है। सो दे आर, उसके अलावा क्रूड ऑयल से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अभी हम उसको देखेंगे, बट लेट्स फर्स्ट स्टडी द फॉर्मेशन प्रोसेस। सो एंड जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन पढ़ी, वैसे ही क्रूड ऑयल भी मेनली जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, मतलब सी में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। देखो, दैट लिव्ड इन द सी। सो ऑयल एंड गैस वर आर एक्चुअली रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो कोल तो मेनली लैंड के ऊपर जो प्लांट्स थे या जो वेजिटेशन थी उनके डेड रिमेन से बना है। ऑयल एंड गैस दे हैव बीन फॉर्म्ड इन द सेम वे, जैसे कि प्लांट से कोल बना है, वैसी लगभग वैसी प्रोसेसेस हैं, लेकिन दे वर मेनली मरीन ऑर्गेनिजम्स जो सी में रहने वाली थी। तो टाइनी प्लांट्स में बोला है, जिनको हम प्लैंकटन्स बोलते हैं, एल्गी, जो आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा है। तो उनके जो डेड रिमेन्स थे उनसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनी है। तो ये जो डेड स्पीशीज थी जो सी में रहने वाली, व्हेन दे वर बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सिल्ट, ठीक है। सिल्ट इज अगेन लाइक द फाइन सैंड, ठीक है। तो आफ्टर दे डाइड एंड देयर बॉडीज दे सैंक टू द सी बेड, और उसके बाद वो उनके ऊपर सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है। तो देन जो हम बोले थे ना बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो बैक्टीरिया इनके डेड रिमेन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो और डेड रिमेन्स के ऊपर एक्ट करने के बाद हाई प्रेशर जो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सिल्ट ऑन द टॉप, दीज वर slowly converted and over millions of years they were turned into petroleum and natural gas, ठीक है। तो और जो सिल्ट होती है वो इट इज ऑल्सो गेट्स कंप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेशर इनटू रॉक्स, और उन रॉक्स में भी सीप करके ये पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है इट एंटर्स, इवन द गैस बिकम्स डिजॉल्व्ड इन इट, और फिर उसमें से हम ड्रिल करके इस प्रेशियस मटेरियल को अब निकालते हैं, ठीक है, जो पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करते हैं। तो ये मेनली आपको एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यूजेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, पर हाउ दे वर फॉर्म्ड ओवर वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस, जो इन्होंने मेंशन किया है, वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो आपको हाउ दे वर फॉर्म्ड वो आना चाहिए। बाकी मैंने यूजेस के सेक्शन इस पीडीएफ में डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोलियम गैसेज मीन्स जो एसोसिएटेड गैसेज हमें मिलती हैं, या नेचुरल गैस से हम जो गैस निकालते हैं, एलपीजी जो घर में हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इनके यूजेस लिख दिए हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, हमें नॉर्मल ले पर्सन के फॉर्म में भी इनके बारे में मालूम है। पेट्रोल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैसोलीन, इन यूएस मेनली दे कॉल्ड एज गैसोलीन। नैप्था इज अनदर मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, इनके आगे यूजेस हैं, इनके यूजेस मेंशन किए हुए हैं। कैरोसिन विच इज़ नॉट यूज डोमेस्टिक पर्पजेज नाउअडेज, बट इट इज़ अ फ्यूल एंड इट इज़ यूज्ड इन एज इन एविएशन, कैरोसिन यूज होता है एज जेट फ्यूल। और डीजल ऑयल, ठीक है, जो डीजल हम कार्स में यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन सब के यूजेस है। पैराफिन, वैक्स, तो वैक्स को आपने देखा, वैक्स से जिससे कैंडल्स बनती हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, पर उसके और भी मटेरियल इट इज़ यूज टू मेक अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, जो इसमें मेंशन किया हुआ है। एसफॉल्ट इट इज़ यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इट इज़ यूज फॉर पेविंग रोड्स बनाने में इसका यूज़ होता है। वेरियस पेट्रोकेमिकल्स, तो जो कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक रबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपको इनकी हाउ दे वर फॉर्म दैट यू शुड पे अटेंशन टू।
Okay, that is the more important part. And you can be asked the question that why all three, coal, petroleum and natural gas are called as fossil fuels, because they were formed from the remains of the plants and animal bodies, okay, when due to the action of various biological and geological processes. तो at high pressures when they were compressed, तो दोनों की अलग अलग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है.